ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था। बच्चों, इफ यू रिमेंबर, वी टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे जो किस तरीके से हमारा दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा था, राइट। हम लोगों ने देखा कि फंक्शंस ऑफ मुफ्तीज या जो इक्तादार्स थे वो क्या था। दे वर मेनली दे लेड द मिलिट्री कैंपेन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे यूज्ड टू take the revenue, collect the revenue from the iktas that they were given, and also they had to maintain the law and order in the given iktas, right? So iktas kya tha? The land which were given under the military commanders to administer that land, right? जो भी टेरिटरी जो भी दिल्ली सल्तनत के रूलर थे वो लोग ऑक्यूपाई करते थे, तो वहाँ पर्टिकुलरली एक एक इक्ता में उन्होंने एक एक इक्तादार को अपॉइंट किया था। फिर हमने देखा देयर वर मेनी स्टेप्स टू दैट वर टेकन टू इंश्योर दैट द मुफ्तीज और द इक्तादार्स दैट दे वर वर्किंग प्रॉपरली, राइट। तो उन्हें हमें उनके पोजीशन को हेरिडिटरी नहीं रखा गया था, एंड ऑल्सो जो भी उनका जॉब था दैट वाज ट्रांसफरेबल, कि एक जगह से दूसरी जगह उन्हें हमेशा ट्रांसफ़र किया जाता था, उनको डिफरेंट एरियाज़ का लैंड दिया जाता था, राइट। फिर अकाउंटेंट्स भी रहते थे जो ये देखते थे कि जो रेवेन्यूज़ कलेक्ट किया गया है वो एक्यूरेटली किया गया है, एंड ऑल्सो इट वॉज इंश्योर्ड कि जितना भी वो सोल्जर्स अपने पास रख रहे हैं तो वो सोल्जर्स दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्टेट दैट हैज प्रिस्क्राइब देम टू कीप, राइट। फिर हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चेंजेस आए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी बाकी जो रूलर्स थे, बाकी जो सुल्तान्स थे उनसे काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था। हम लोगों ने 3 टैक्सेस के बारे में पढ़ा कि खराज, द फर्स्ट टैक्स ऑन कल्टिवेशन, सेकेंड वॉज ऑन द कैटल्स एंड थर्ड वॉज ऑन द हाउसेस। अब हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मंगोल इन्वेजन। हम ये देखेंगे किस तरह मंगोल इन्वेजन इतना इंपॉर्टेंट था इस पीरियड में जब दिल्ली सल्तनत हमारे कंट्री द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वहाँ रूल कर रहे थे, और दूसरे एरिया से मंगोल्स जो थे, जो सेंट्रल एशिया में वो लोग बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे, राइट। और वो इंडिया में किसी तरह वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, एंड हाउ डिड दी अलाउद्दीन खिलजी और द तुगलक डायनेस्टी दे tackled with the Mongol invasion. So let us study about it. The Mongols under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. तो बच्चों ये मंगोल्स जो है ये बेसिकली सेंट्रल एशिया के साइड में इनका रूल रहता था, राइट। आपको मैं मैप में ये समझाऊंगी, और ये रूलर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? तो चेंगिस खान इनका सबसे बड़ा और सबसे फेरोशियस रूलर था, काफ़ी रूड था, चाइना के पूरे साइड में इन्होंने रूल कर रहा था, और बाकी वो धीरे धीरे अफगानिस्तान की साइड से वो इंडिया की तरफ आ रहे थे। तो 1219 में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट ईरान के रीजन में, जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे वहाँ यू कैन सर्च फॉर ईरान, तो आप समझना कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था ईरान का, वहाँ पे ये लोग अपना रूल कर रहे थे, एंड देन आफ्टर इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट फॉर द दिल्ली सल्तनत टू रूल, क्योंकि उनका ऑनस्लाउट यहाँ इंडिया में भी हो रहा था। अगर आप ये मैप में देखो बच्चों, तो ये देखो ये पूरा मंगोल एम्पायर का पूरा रीजन है जहाँ वो रूल कर रहे थे। ये आपका एशिया का पूरा रीजन है, सेंट्रल एशिया का पूरा रीजन है, ओके। तो आप देख रहे हो कि अगर आप अफगानिस्तान के साइड से देखो तो ये इस साइड से इंडिया की तरफ वो आ रहे थे, ओके। So Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the years of Muhammad Tughlaq's rule. तो बच्चों जब खलजी डायनेस्टी आया, जब अलाउद्दीन खलजी था एंड उसके बाद फिर मोहम्मद तुगलक का रूल आया, तो इसी टाइम के बीच में मंगोल्स जो थे वो इंडिया में काफ़ी घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए थे। उन्होंने देखा दिल्ली सल्तनत इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा वो लोग बढ़ चुके थे, राइट। हमने देखा कि कितना ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा था। जब हम लोगों ने एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर के बारे में पढ़ा तो उसके बाद इस रीजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन बढ़ने लगा था, एंड नाउ मंगोल्स दे वांटेड टू अटैक इंडियन सब कॉन्टिनेंट हियर, ओके। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. अब बच्चों अगर ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने जो भी एरिया को रूल करे वो तो उनको बचाएंगे अगर कोई फॉरेन अटैक होगा, है ना। तो इन लोगों ने बहुत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को मोबिलाइज किया। उन्होंने बहुत सारे आर्मीज को यूज किया ताकि वो अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करे, अपने फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करे इस रीजन में, एंड दिस वाज अ वेरी ह्यूज administrative challenge for them. Now this is a picture here of the Mongol warriors. ये एक पिक्चर जो पोर्ट्रे कर रहा है
कि बहुत ही फेरोशियस थे, इनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी और हॉर्सेज और बहुत सारी चीज़ें जिससे ये हमेशा हर वॉर को जीतने की कोशिश करते थे. In the next photo here you can see this is the photo of Alauddin Khilji. Okay, this is one portrait of him. Now here is the photo of Genghis Khan, a very important ruler in the history. Now this is one photo portraying the Mongol invasion, and again Genghis Khan with his horse and his army here. तो बच्चों हम देखते हैं कि किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में कैसे चेंजेस लाई टू टैकल द मंगोल इन्वेजन. आपको ये टेबल बच्चों अपने एनसीईआरटी बुक में भी दिखेगा. आई हैव यूज्ड दिस टेबल ताकि आप जब पढ़ो, क्योंकि ये टेबल काफ़ी लंबा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर इस चैप्टर का आप देखो. तो अब हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के मेजर्स को देखते हैं जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था टू टैकल द मंगोल इन्वेजन. पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं. सो दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299, 300 and 302 to 303. As a defensive measure, Alauddin Khilji raised a large standing army. तो बच्चों 1299 या 302, 303 की बात करो, 1303 की बात करो, तो आप देखोगे कि अलाउद्दीन खिलजी इस टाइम पे इन्होंने काफी आर्मी रेज किया. लार्ज स्टैंडिंग आर्मी वाज रेज्ड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द मंगोल अटैक्स. अब हम मोहम्मद बिन तुगलक में देखते हैं. So the Sultanate was attacked in the early years of Muhammad Tughlaq's reign. The Mongol army was defeated. तो पहले जब अटैक हुआ था तो मंगोल आर्मी को मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी अच्छे से डिफीट कर दिया. मोहम्मद तुगलक was confident about the strength of his army and his resources to plan an attack on Transoxiana. तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ईरान का रीजन था जहाँ पे इन लोगों ने अटैक, जहाँ पे सेंट्रल एशिया में ये सारी रीजन में इनका रूल था जो मंगोल्स थे. तो मोहम्मद बिन तुगलक काफी कॉन्फिडेंट हो गया था इसको हराने के बाद, चंगेज खान को हराने के बाद, कि वो इजिली इस एरिया को कैप्चर कर लेगा. तो इसने भी एक आर्मी को रेज किया. ओके, अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सिरी फॉर हिज सोल्जर्स. तो आपने गैरिसन टाउन के बारे में पढ़ा था, राइट? 45 टाउन्स होते थे जो बहुत सारे बाउंड्रीज समझो उस पूरे टाउन में लग जाते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. तो इन्होंने सोल्जर्स के साथ पूरे इस एरिया में एक अपना टाउन कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम था सिरी. आप ये मैप में भी से देख सकते हो अपने एनसीईआरटी बुक में. अब हम मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, द ओल्डेस्ट ऑफ द 4 cities of Delhi was emptied of its residents and the soldiers garrisoned there. The residents of the old city were sent to the new capital of Daulatabad in south. तो बच्चों जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम आया तो उसने कोई नया सिटी नहीं कंस्ट्रक्ट किया. जितने भी ओल्ड सिटीज थे ना दिल्ली के, उस एरिया में इसने सारे रेसिडेंट्स जो वहाँ पे थे उनको उसने हटा दिया. और साउथ में जब इनका कॉन्क्वेस्ट बढ़ गया था, इफ यू रिमेंबर द मैप, राइट, साउथ में इन लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्क्वेस्ट किया था, तो इन्होंने दौलताबाद रीजन में अपना नया कैपिटल बनाया था. इन्होंने सारे रेसिडेंट्स को दौलताबाद भेज दिया और वहाँ पे जो ओल्ड सिटीज थे दिल्ली के, वहाँ पे सारे सोल्जर्स को इन्होंने खड़ा कर दिया. ना आपने डिफरेंस देखा कि इन दोनों में ये डिफरेंस कैसे है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. ऑल्सो अब ये सोल्जर्स तो ये उनको कुछ खाना तो चाहिए, वो इतना मेहनत करके लड़ रहे थे, सो दे नीडेड सम फूड. सो द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. दिस वाज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना दाव. टैक्स वाज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पेजेंट्स हीट. तो बच्चों ये सोल्जर्स को जो खाना खिलाना था, ऑब्वियसली ये कहाँ से मिलता? जो पेजेंट्स, जो फार्मर्स वहाँ पे प्रोड्यूस ग्रो कर रहे थे, राइट? तो वहाँ पे जो भी टैक्स इनको मिल रहा था लैंड से, उसके थ्रू इनका खाना वाना मिल रहा था. तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सारे सोल्जर्स को ये सारे प्रोड्यूस के जो टैक्स आ रहे थे उससे ये खाना खरीदवा के इनको सोल्जर्स को खिला रहे थे. अब मोहम्मद तुगलक क्या कर रहा था? सो प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वाज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी. इसमें भी वही काम किया कि जितने भी प्रोड्यूस थे जो भी एरिया से मिल रहा था, दैट वाज यूज्ड टू फीड द आर्मी. But to meet the need of the large number of soldiers, the Sultan levied additional taxes. अब यहाँ पे इन्होंने बड़ा चेंज क्या किया कि सोल्जर्स की जो बाकी नीड्स थे उनको पूरा करने के लिए इन्होंने और एडिशनल टैक्स लगा दी उस एरिया में, राइट? और यहाँ पे फेमीन यानी कि सूखा बिल्कुल हो गया था इस एरिया में. तो आप देख रहे हो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जितने भी ये चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे ये इनको बैकफायर कर रहा था, राइट? क्योंकि इनके लिए वो सारे जो भी इनके चेंजेस थे दैट वाज नॉट गोइंग टू हेल्प हिम. अब जो बच्चों सोल्जर्स जो थे उनको पे भी करना था, राइट? अब ये सोल्जर्स लड़ भी रहे हैं, काम कर रहे हैं, आर्मी जितने भी सोल्जर्स इनके अंडर काम कर रहे थे उनको पेमेंट कैसे किया जा रहा था? तो अलाउद्दीन चोज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रादर देन इक्तास. तो बच्चों अब बेसिकली इस पॉइंट को आप समझो
कि अलाउद्दीन खिलजी ने सोल्जर्स को पे करने के लिए कैश देना शुरू किया। मतलब पहले लैंड दिया जाता था, राइट? आपको याद होगा जो हम इक्तादार और इक्तास की बात कर रहे थे, तो उनको लैंड दिया जाता था। बट व्हाट हैपेंड नाउ कि अब इनके पास लैंड की कमी भी होने लगी थी, राइट? इनको सारे एरियाज को अपने अंडर भी रखना था। तो ये सोल्जर्स को कैसे पे कर रहे थे? तो हमेशा कैश में पे करना शुरू कर दिया और इनको लैंड अब नहीं दिया जा रहा था। ओके, तो ये सारी चीजें फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सारे प्राइजेस जो बढ़ रहे थे हर एक कमोडिटीज के, उसको भी इन्होंने थोड़े रिफॉर्म्स लाए। हर एक के प्राइसेस को इन्होंने कम कर दिया ताकि सोल्जर्स के लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो कोई भी सामान खरीदना। ओके, और इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने नया पॉलिसी लाया टोकन करेंसी का। इन्होंने तो कैश में पे किया बट ये टोकन करेंसी पे करने लगे। नाउ यू कैन सी अगेन वन मेजर इंपॉर्टेंट चेंज वाज द टोकन करेंसी, बट ये भी इनको बैकफायर किया। क्यों? क्योंकि ये आज के डेट में अगर आपने डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा, राइट, तो बहुत अगर नकली करेंसी की आप बात करते हो तो ये टोकन करेंसी भी बहुत चीप मेटल्स ये सबसे बना होता था। तो ये करेंसी तो कोई काम का था नहीं इन लोगों के लिए, राइट? तो बहुत लोग जो थे ये सारे करेंसीज में अपना जितना भी उनका बार्टर सिस्टम या जो भी इनका चलता था सामान, अगर इनको खरीदना होता था तो ये करेंसी यूज करते थे। और इवेंचुअली ये करेंसी भी काम नहीं आया, इनका टोकन करेंसी और कैश जो इनको पे किया जाता था सोल्जर्स को, फिर इनके लिए ये सारी चीजें बैकफायर करने लगी, राइट? क्योंकि व्हाट हैपेंड, लेट्स सी हियर, people in the 14th century that did not trust these coins, they were very smart. They saved their gold and silver coins and paid all their taxes to the state with this token currency. तो जितने भी नकली नोट थे, अब सोचो अगर पूरे स्टेट में नकली नोट ही बंटने लगेंगे तो कोई फायदा किसी को होगा? वो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स खुद के पास रख रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक का अगेन ये चेंज काम नहीं आया। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट अस सी दैट Alauddin's administrative measures were quite successful. Okay? इनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो इन्होंने लिए सोल्जर्स के लिए, या फिर टैक्स इंक्रीज डिक्रीज करना, उसके बाद सारे प्राइसेस को इन्होंने कंट्रोल किया जितने भी कमोडिटीज के थे, तो इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। ओके, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के सारे मेजर्स को काफी प्रेज भी किया जाता है, सबने काफी प्रेज किया है, एंड ही सक्सेसफुली विथस्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन्स। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे बच्चों, आपने देखा किस तरीके से बैकफायर करने लगा इनको, राइट? तो इट वाज अ टोटल फेलियर। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। तो मतलब ये इतना कॉन्फिडेंट था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन एंड में इनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स तो सारे फेल हो गए। जितने भी इनके कॉन्कर इन्होंने कैंपेन्स किए थे सब के सब धीरे धीरे फेल होने लगे, राइट? ऑल्सो ईच एंड एवरीथिंग, द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद एंड ऑल्सो द रेजिंग ऑफ टैक्सेस, और फिर जो टोकन करेंसी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, ये सारे पॉइंट्स जिनके सारे मेजर्स थे ना बच्चों, ये पूरा का पूरा फेल होने लगा। इट वॉज नॉट पॉसिबल कि ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के साथ जितने वहाँ पे लोग रहते थे उस टाइम पे उस एम्पायर में, सबके सब बहुत नाखुश हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक से। एक साइड खलजी का ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी मेजर्स थे काफ़ी फेमस थे, बट मोहम्मद बिन तुगलक का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो था इट बिकेम अ फेलियर। अब हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो हमने ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत के बारे में कंप्लीट कर लिया बच्चों। लेट अस नाउ टॉक द लास्ट टॉपिक हियर, दैट इज द सल्तनत इन 15th and 16th सेंचुरी। तो यहाँ पे देखो, जब दिल्ली सल्तनत के बाद तुगलक्स के बाद कौन कौन आए थे उनके बारे में देखते हैं। सैयद डायनेस्टी, जिसमें खिज्र खान वॉज वन इम्पॉर्टेंट रूलर, राइट? 1414 से 1421 तक रूल किया है। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, उसमें बहलूल लोधी और इब्राहिम लोधी वॉज द फेमस रूलर्स, राइट? सिकंदर लोधी। तो इन लोगों ने 1451 से लेके 1526 तक रूल किया। और उसके बाद आप देखोगे कि हमारा जो दिल्ली सल्तनत है इट कम्स टू एन एंड विद द लोधी डायनेस्टी। फिर आपका आता है सुर डायनेस्टी, जिसमें मेन रूल था शेर शाह सुर का। इनको शेर शाह सूरी भी बुलाया जाता है। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी बहुत फेमस थे और बहुत अच्छे थे। उसके बाद आता है हमारा मुगल एम्पायर। अब बच्चों दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया है, हम मुगल एम्पायर के बारे में इस नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे कि हमारा मुगल एम्पायर कैसे था और दिल्ली सल्तनत से कैसे डिफरेंट था। तो इन शॉर्ट बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों ने मंगोल इन्वेजन्स के बारे में पढ़ा, सल्तनत इन 15th and 16th सेंचुरी के बारे में पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन वुड बी योर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। आई एम गोइंग टू आस्क यू few questions. Okay, so that's all for today. Thank you very much.